नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आपका सबका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं योगेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। योगेश जी आज हमारे पहले अतिथि ऐसे हैं जो हमारा नया जो टॉपिक हम लेके आए हैं, मेरी कहानियाँ, उसमें हमने उनको बुलाया है। आज हम योगेश जी से जानेंगे कि अभी उनकी उम्र तो कोई खास नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कहानी होती है जो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है और बार बार ये भी करती है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की बात ना करूँ, मैं योगेश जी से सीधा सीधा आता हूँ। योगेश जी, आपके साथ ऐसी कोई कहानी है क्या कि जो लोगों को बता सकें और लोग विश्वास भी करें और लोगों को लगे कि हाँ, इसके बाद भी हम सरवाइव कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मेरे जीवन में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई। शुरुआती जीवन मेरा शिक्षा को लेकर रहा। जी जी। तो शिक्षा के दौर में मैंने काफ़ी समय से संघर्ष किया। जब स्कूल के दौर से अपन निकलते हैं और आज तक भी मैं उस पड़ाव पे हूँ। इस बीच कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक राजनीतिक दौर ऐसा आता है कि मैं किसी विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। तो मैंने वहाँ भी उस क्षेत्र में भी बहुत निरंतर काम किया। जी जी। और चूंकि फिर उसके बाद जीवन में और भी ऐसी घटनाएं घटी कि हमें निरंतर संघर्ष करते हुए मेरे व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया उन चीज़ों से। तो आपकी ऐसी कोई कहानी बताइए आपकी जो है जो आपने फेस की हो। हाँ जी बिल्कुल। चूँकि मेरे साथ शुरुआती दौर था जब मैं स्कूल में 12th क्लास में था। तो शुरुआती मेरे जीवन में एक पहले और घटना होती है। मैं स्कूल में जब 6th 7th क्लास में था, सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था। अचानक एक समय ऐसा आता है, गर्मियों का दौर था, कि मेरे स्वास्थ्य में अचानक परिवर्तन हुआ। और जब छोटे थे तो समझ में नहीं आई, बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या हो रहा है शरीर में बदलाव। और जब बड़े डॉक्टर्स के पास पहुंचे तो पता चला कि मेरी हार्ट सर्जरी हो गई। अब मेरी उम्र सर्जरी होगी। और उम्र करीब 10-11 साल के करीब था, इतनी ज़्यादा समझ थी नहीं। तो चूंकि घर वाले भी डर जाते हैं कि पहला ऐसा कोई केस घर में। तो फिर मैं उस दौर से गुजरा, मेरी हार्ट सर्जरी भी हुई। और फिर उसके बाद जीवन में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी अनियमितताएं बनी रहीं। लेकिन मेरा एक साल स्कूल का छूट गया, ड्रॉप हो गया, स्कूल नहीं जा पाया और कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज से मैं दूर रहा। लेकिन वो होता है जब आपको कुछ आगे बढ़ना होता है तो आप इन चुनौतियों से आगे निकल के आ ही जाते हैं। दवाइयाँ डॉक्टरों ने बोल दी थी कि आजीवन आपकी चलेंगी, आप आजीवन ट्रीटमेंट के दम पे ही निर्भर रहेंगे। लेकिन मैंने बिना डॉक्टरों की सलाह के, चूंकि मैं सलाह नहीं देता ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैंने योगा वगैरह शुरू कर दिए। योगा वगैरह और सब एक्सरसाइज वगैरह जो मुझे लगी, उनके दम पे मैंने दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह के छोड़ दी। और करीब 15 साल के करीब हो गए हैं, मैंने 10 साल पहले दवाइयाँ छोड़ दी और आज मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके बाद फिर मैं 12th क्लास का करीब वो दौर आता है जब मैं सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद 12th क्लास में, चूंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक था, पहले से भी इच्छा थी, लेकिन कोई पर्पस नहीं था कि क्या करना चाहिए, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, कि हम पढ़ लिख कर कुछ करें। जब मैं 12वीं क्लास में आता हूँ तो हमारे एक स्कूल से पढ़ाई कर रहा था, तो प्री बोर्ड के एग्जाम होते हैं। तो मैंने खुद पे एक प्रयोग करके देखा। मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं साल भर पढ़ाई नहीं करता हूँ और अंतिम समय में खुद की क्षमता को देखता हूँ कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ एक बार में। तो प्री बोर्ड का समय था, मैंने उस समय तक, चूंकि बोर्ड के एग्जाम में बस 1 महीना बचा रहता है, तो मैंने पढ़ाई नहीं करी। और उसका नतीजा ये निकला कि मैं प्री बोर्ड में हिंदी छोड़ के सभी विषयों में फेल हो गया 12th क्लास में। लेकिन अब यही वक्त था जब आपको तय करना था कि आपने जो तय किया था कि मुझे अपनी क्षमताओं को देखना, आप क्या कर सकते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट ने मुझे प्राइवेट घोषित कर दिया कि आप तो स्कूल का रिजल्ट बिगाड़ोगे तो आपको बाहर कर देते हैं जी। लेकिन चूंकि जब तक मैं थोड़ा छात्र संगठनों से जुड़ चुका था तो किसी कारणवश मैं फिर रेगुलर में आ गया। तो स्कूल वालों ने हाथ जोड़ के कैसे भी करके बस तुम पास हो जाना, हमें तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, बाकी जो कहोगे हम वो करते हैं, बस आप पास हो जाइएगा जी। 1 महीने का वो समय था और मैंने पूरी लगन से तैयारी करी और नतीजा ये रहा कि स्कूल ने अपने जो स्कूल के बाहर होर्डिंग टंगता है उस पर मेरा फोटो लगवाया, ऐसे करते हुए कि मेधावी विद्यार्थी। बहुत बढ़िया। तो अपनी मैं क्षमताओं को देख ही चुका था कि मतलब मैं कर सकता हूँ और शुरुआत से भी था विचार। अब जीवन में परिवर्तन अब आता है कि अब आपको आगे क्या करना है जी।
तो चूंकि एक बहुत पहले अपने गंज शहर में एक घटना हुई थी, आपको अगर याद हो तो अपने शहर में एक आईपीएस अधिकारी आए थे, नवनीत वसीम साहब। हाँ, वसीम साहब, बहुत शानदार व्यक्तित्व। हाँ, तो मैं उनसे बहुत मतलब उम्र छोटी थी लेकिन शुरुआत से मुझे बहुत बहुत मतलब वो वाकई में पर्सनालिटी ऐसी थी कि हाँ, वो अपने आप में इम्प्रेस करने वाली हाँ, तो मैं उनसे एक बार मिला था, तो उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वो मतलब दिमाग में बस गया था कि बनना है तो इनके जैसा बनना है। और चूंकि मैं एक बात तो बता दूं, मैं 6th क्लास से न्यूज़पेपर पढ़ने का इतना आदी हो चुका हूँ कि चाहे मैं खाना छूट जाए लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा अखबार छूटा हो, जी। एडिटोरियल और इन सब से जुड़ा रहा जी। तो समझ अच्छे तौर पे विकसित हो गई थी। अब चूंकि उनसे मैं प्रभावित था तो दिमाग में आया कि क्या करना चाहिए, तो बनना है तो IAS बनना। हाँ, उन जैसा बनना है। और चूंकि मैं देख ही चुका था कि कर तो मैं कुछ भी सकता हूँ, तो उस दौरान मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी लेके वो करना चाहिए। लेकिन तब तक थोड़ा सा मैं लेट हो चुका था, उसके एंट्रेंस एग्जाम होते थे उस समय अलग अलग यूनिवर्सिटी के, अब वो नेट का वो आ गया था, तो वो एग्जाम हो चुका था और मैं ये नेशनल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेने से पीछे हट गया। तो इसका मुझे बहुत दुख भी हुआ और फिर मैंने अपने इसी शहर के कॉलेज में एडमिशन ले लिया जी। अब एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने, चूंकि अब छात्र राजनीति कॉलेज माध्यम में ज्यादा होती है, तो मैं एबीपी के संपर्क में पहले आई गया था, तो मैं एबीपी से भी जुड़ा, तो उसके परिषद के माध्यम से कई बार अधिकारियों से मिलना होता है जी। तो मैं अपने लोकल के भी अधिकारी और जब उन लोगों से मिला तो जीवन में लगा कि नहीं, एक पर्सनालिटी होती है हाँ, अधिकारी के से मिलना, मतलब एक डेकोरम होता है हाँ, उनसे जब बातचीत करे तो लगता है कि यार ये तो बहुत कुछ करके आए हैं। और वो पुराना विचार था ही, तो मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करी। तो पहला विचार ये था कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ और मेरी स्कूली शुरुआती शिक्षा हिंदी मीडियम से हुई थी और बाद की शिक्षा मैंने इंग्लिश मीडियम से सीबीएसई स्कूल से करी जी। तो बहुत दुख हुआ कि अब कैसे तैयारी शुरू करें, क्या करें, मैं बहुत रोया शुरुआत में। लेकिन इसके बाद फिर मैंने सोचा था कि द्वंद कहाँ तब अपन कहते हैं ना उनकी कविता है, हमारा प्रताप के वंशज हैं, फेंक जहां तक भाला जाए। तो मैंने कहा शुरू तो करके देखते हैं, जहां तक होगा देखेंगे। जी जी। तो मैं ऑनलाइन कई अधिकारियों के इंस्टाग्राम और उस पे कई बड़े अधिकारियों के वो पॉडकास्ट और इंटरव्यू वगैरह चलते हैं जिनमें आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। जी जी। तो मुझे 2 अधिकारियों से, एक पंजाब की आईपीएस अधिकारी हैं और अपने बिहार के काडर के अधिकारी थे, उनसे बात करने का मौका मिला। तो मैंने उनसे बातचीत करी तो हमने जैसे ऑनलाइन देखा था कि हम लोग स्कूल बुक से तैयारी शुरू करते हैं जी। तो मैंने भी वही सोचा। तो मैंने उनसे जब बातचीत करी तो मैंने कहा क्या इतना पढ़ना जरूरी है कि हम स्कूली 6th क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ें? तो उन्होंने कहा कि देखो करने में जा कुछ नहीं रहा है, अगर तैयारी शुरुआत से कर लोगे तो अगर कभी भविष्य में ना हो तो तुम ये मलाल नहीं रहेगा कि मैंने पढ़ा नहीं था, कोई कमी छोड़ दी। बिल्कुल ठीक बात है। तो बस वो दिन था, अगले दिन से मैं जुट गया पूरी किताबें इकट्ठी करने में और सब, और 4-5-8 दिन लगेंगे, मैंने दुनिया भर से किताबें इकट्ठी कर ली और करीब 1 साल तक मैं उनसे पढ़ता रहा। अब चूंकि निजी जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी कि मेरा पढ़ने का तरीका मैंने पहले ही बताया, जो 12वीं में ऐसा था कि सिर्फ पढ़ाई से मतलब 1 महीने में आप अगर इतने अच्छे नंबर ला सकते हो तो आपने बहुत मेहनत करी होगी। तो मेरा तरीका वही, मैं दिन रात पढ़ने लगा। धीरे धीरे जीवन की जो दैनिक गतिविधियां थी, आपको समय पे भोजन करना, सोना, सब छूट गया। अब इस वजह से परिवार में थोड़ा सा कुछ ऐसे घटनाएं घटी कि उनको अच्छा नहीं लगा कि एक दैनिक इंसान जैसी जिंदगी तो जियो, कि रात के 2 बजे उठ रहे हैं तो आप पढ़ ही रहे हो, सुबह 4 बजे पढ़ ही रहे हो। वो इस तरह के लोगों को एबनॉर्मल सा घोषित कर देते हैं समाज जो है, पढ़ाई में पागल हो गया लड़का, कहना ये तो ये क्या कर रहा है। हाँ, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। अच्छा। अब तैयारी का दौर था तो मैं पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकता, तो उन्होंने कहा या तो पढ़ाई, मतलब उन्होंने मना नहीं किया लेकिन ये कहा कि थोड़ा पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करो और एक सामान उसमें रहो। और मेरे सर पे भूत सवार था कि नहीं, पढ़ना तो ऐसे ही है कि उसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर मैंने घर से अलग रहने लगा। मैंने इसी शहर में, अब घर से अलग रहोगे उस उम्र में, 18-19 की उम्र है आपकी जी, कोई अलग से व्यवस्था नहीं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जब इसी शहर में कमरा लेके रहा तो स्थिति ये थी कि मैंने 13 दिन तक खाना नहीं खाया। अरे बाप रे। और ये मेरे साथ वाले लोगों को भी पता है कि फिर एक दिन हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि अब खाना नहीं खाओगे तो आप चल फिर भी नहीं सकते। तो उन्होंने स्थिति देखी कि मैं रूम से बाहर चल के भी नहीं जा पा रहा, सहारा लेना पड़ रहा है दीवारों का। तो फिर वो जबरदस्ती लेके गए, एक होटल पे खाना खाया। उस दिन के बाद से ऐसा हो गया कि खाना पीना तो चलता रहा, लेकिन यह कि रात रात भर जागना,
तो फिर मुझे बाकी सब लोगों ने सलाह दी कि इस तरीके से तुम ज़्यादा लंबे समय तक संघर्ष तो नहीं कर पाओगे, एक समय बाद उसका भी एक तरीका होता है। हाँ, तो फिर मैंने एक लाइब्रेरी, जो स्टडी, अभी लाइब्रेरी कहने लगे, स्टडी रूम तरीके का था, हमने ज्वाइन किया और मैंने वहाँ पे खूब पढ़ाई करी, लगातार मैं लगा रहा। लेकिन वापस वही सब चीजें कि अब पता पड़ा कि लाइब्रेरी में 24 घंटे वहाँ हूँ। आज सुबह निकला हूँ और पता पड़ा कि कल सुबह आ रहा हूँ। तो क्योंकि बीच में मैं थोड़ा घर आ गया था 1 महीने बाद, घर वालों ने बुला लिया था, तो वापस वही समस्या, अब क्या करोगे आप। तो मैंने वापस घर छोड़कर कुछ रिलेटिव्स क्या रहने लगा कि इस तकलीफों से, मेरी वजह से उनकी दिनचर्या, अब मैं रात को 2 बजे आ रहा हूँ तो वो घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो अलग रहने लगा, रिश्तेदारों क्या रहने लगा, लेकिन पढ़ाई का दौर वही जारी रहा। अब ऐसी स्थिति में आप जब निरंतर कुछ ऐसा करते हो तो कई बार एक डिप्रेशन या कुछ वैसे फेस में आ जाते हो कि आप सब कुछ छोड़ दे। तो मैं कई संपर्क से कट जाते हैं, बाकी समाज के उससे कट जाते हैं। मैं कई सालों तक न किसी रिश्तेदार की शादी में गया, न किसी से मिलना जुलना, सबसे दूर रहा। और परिस्थितियां ऐसी बनी कि कोविड का दौर निकला, तो मेरी 12th के बाद एक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया था जी। 12th जैसे अपने पोस्ट ऑफिस में 12th के बाद डायरेक्ट बेस पे लग जाते हैं, ऐसे ग्राम पंचायत विभाग में एक था। अब मुझे वहां भी ज्वाइन करना पड़ा। तो वहां पे मैंने कुछ महीने काम किया। इसके बाद ट्रेनिंग का फेज आता है कि आपको ट्रेनिंग के तौर पे आप जाते हो। तो मेरा भोपाल में ट्रेनिंग होनी थी। आप एक बार ज्वाइन कर लेते हो तो आप 2 साल तक छोड़ नहीं सकते, उसमें नियम रहता है, मतलब जुर्माने का प्रावधान रहता है। अब मेरा ग्रामीण क्षेत्र में, मेरा जो क्षेत्र कर दिया था वो ग्रामीण परिवेश था। अब समस्या ये कि आप अपनी तैयारी, जो आपने ख्वाब देखा था, उसको जारी रखेंगे या इस जॉब को रखेंगे। हाँ, अब सरकारी नौकरी कहने में ऐसा लगता है कि नहीं, मलाई सीधी सीधी। हाँ। और आपका गांव, मतलब वैसा शहर के आसपास ही आपको मिल गया पोस्टिंग। लेकिन मैंने एक दिन निर्णय लिया, चूंकि मैं किताबें लेके जाता था लेकिन वो पढ़ाई हो नहीं पा रही थी जो मुझे चाहिए थी, पागलों वाली। तो फिर मैंने एक दिन तय किया कि आज छोड़ देते हैं। और मुझे भोपाल में ट्रेनिंग के लिए जाना था और उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आप फिर छोड़ नहीं सकते। तो आपने साइन नहीं किया? मैंने भोपाल ना जाके, साइन ना करके मैं घर आ गया और उस दिन के बाद मैंने पलट के नहीं देखा। नौकरी भी छोड़ दी उसी तैयारी के लिए जी। और फिर मैं निरंतर लगा रहा। कोविड का दौर रहा, तो कोविड में जरूर थोड़ी सी समस्याएं आई जी। तो उस दौरान मैं परिषद के काम में सक्रिय रहा। अपने एक कैंप लगा था मानस भवन और अन्य जगह पे, मैं कुछ महीने निरंतर वहां सेवाएं देता रहा जी जी, सामाजिक क्षेत्र में भी। उसके बाद वापस तैयारी भी करता रहा, लेकिन चूंकि मैं घर से दूर था तो मैं वहां पे मेरा रुकना हो जाता था। अब बात आगे बढ़ी तो कोविड का दौर से जब हम निकले तो अब मेरा पिछले मैं 1 साल को याद करूं, जैसे उस समय कोविड के बाद 1 साल, मेरा जीवन में कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं लाइब्रेरी नहीं पहुंचा। चाहे वो दिवाली का दिन हो, होली का दिन हो, मैं निरंतर पढ़ाई में लगा रहा। होली और दिवाली के दिन हाफ डे गया मैं, लेकिन मैं 24 घंटे में से 12 घंटे उन दिनों भी मैंने पढ़ाई करी जी। अब बीच में कई बार ऐसा फेस आता है कि आपकी तैयारी थोड़ा सा निचले स्तर पर हो जाती है कि बहुत अच्छी नहीं चल रही है, आपको मन में ऐसा लग रहा है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने एक दिन निर्णय लिया कि मैं 1 साल तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अब वो कैसे संभव, जब तक मेरी तैयारी मतलब बहुत अच्छे फेस में नहीं हो जाती, जब तक मैं एक बार मेरा एग्जाम नहीं दे लेता प्री का, यूपीएससी की कर रहे थे, तो मैंने कहा जब तक एक बार प्री का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। क्या करोगे, 1 साल का करीब समय था, 20 की करीब उम्र थी, तो मैंने मेरे चेहरे पर मास्क लगा लिया और मैं लाइब्रेरी जाता था। तो स्थिति ये बनी कि अब किसी को नहीं दिखाना, आपका निर्णय है तो निर्णय से पीछे नहीं हटना है जी। क्यों, आप यहाँ तक सफर करके आए, वो आपके निर्णयों की वजह से आपने तय किया कि मैं ये करूंगा, वो नौकरी छोड़नी है, सब आपके अटूट निर्णय रहे। तो मैंने मास्क लगा लिया, क्योंकि यह है कि आप मास्क हटा नहीं सकते। मैं पानी भी नहीं पीता था क्योंकि किसी को चेहरा नहीं दिखाना। रास्ते पे घर के अंदर आता था तब अकेला मास्क निकालता था। तो 1 साल कितनी भी गर्मियां पड़े, कुछ भी हो, चेहरा ढक के रखा। तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि उस दौरान फिर मैं यूपीएससी से थोड़ा सा किन्हीं कारणों से मैं पीएससी की तैयारी में आ गया था। उसका भी चूंकि सिलेबस चेंज हो गया था और मैं तैयारी पूरी सेल्फ कर रहा था। मैंने ना कभी जीवन में किसी कोचिंग की गाइडेंस ली थी, ना कोई मदद। अब मैंने किताबें वगैरह लेके अब पीएससी में तैयारी में आया तो पता पड़ लगा कि पीएससी का सिलेबस भी चेंज हो गया। अब मैं चूंकि साइंस के बैकग्राउंड से नहीं था तो मेरी साइंस थोड़ी सी वीक थी, मैथ और साइंस। तो मुझे लगा कि मुझे तैयारी करने के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसे माध्यमों का सहारा लेना पड़ेगा जो शहर के बाहर हैं।
तो मुझे इंदौर जाना पड़ा। मैं 1.5 साल करीब इंदौर रहा। अब इंदौर मैंने एक संस्थान ज्वाइन किया, तो अब तैयारी आप पहले ही इतनी कर चुके थे इतने बड़े स्तर पर कि मुझे नहीं लगता था जीवन मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और मुझे भी और मेरे आसपास वाले सभी साथियों को भी लगता था कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और चूंकि जो लोग साथ में तैयारी कर रहे, जिन लोगों का सिलेक्शन हो भी चुका था, आपके संपर्क में वो व्यक्ति आ ही जाते हैं। उनको भी था कि हाँ इतनी तो हमने भी तैयारी नहीं करी थी, जब हमारा हो गया तो तुम तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ तुम्हारा हो जाएगा पहले में, और नहीं हुआ तो दूसरे में प्रयास में तय है। तो आप और वो जाते हो कि और कोई कमी नहीं छोड़नी। मैं इंदौर में एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ कोचिंग में जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं उन्होंने ही मुझे सलाह दी कि हमें नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ाने की आवश्यकता है, तुम पर्याप्त हो। हाँ तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं अधिकारी ने मुझे वो दौर याद आता जब उन्होंने बिहार काडर के एक अधिकारी थे, उन्होंने मुझसे कहा था ऐसा कोई सी कमी मत छोड़ना कि कभी ना हो तो तुम्हें पछतावा हो कि काश मैं ये कर लेता। काश नहीं रहना चाहिए जीवन में। तो मैंने तैयारी वहाँ इंदौर में इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, तो उनने भी मुझे सिर्फ यही कहा कि तुम बस एक विषय पढ़ो, बाकी तुम सिर्फ खुद का और समय ही खराब करोगे और जरूरत नहीं है। मैंने सब तैयारी करी। अब चूंकि मैं अकेला रहता था तो मैंने यहाँ से एक व्यक्ति को और ले गया, वो भी मुझे थोड़े से खुद के जैसे ही लगे कि आपके व्यक्तित्व से मिलते हैं। एक भैया थे, उनका भी 2 बार SI में हो चुका था, लेकिन वो भी छोड़ के आए थे सरकारी नौकरी तैयारी के लिए। शादीशुदा थे, वो घर परिवार को छोड़ के, उनके बच्चे थे उनको छोड़ के मेरे साथ तैयारी करने गए। तो हम लोगों ने वहाँ खूब पढ़ाई करी, लेकिन बात ये है कि जब आप समाज से, मैंने मोबाइल छोड़ दिया, सब चीज़ें, घर वालों से बात नहीं करता था महीनों, तो आप थोड़े से मानसिक तौर पे उनमें आ जाते हो, डिप्रेशन के फेस में आ जाते हो। अब वहाँ अकेले बंद कमरे में आप रहोगे तो थोड़ा सा अब आपकी मेंटल हेल्थ, कई सालों से आप इस दौर में हो तो दिक्कत देने लगी। अब धीरे धीरे याददाश्त पे दिक्कत आ गई, आप भूलने लगे चीजें। और मैं निरंतर अभ्यास करता, लोगों ने मुझे सलाह दी कि मेडिटेशन करो, इनसे थोड़ी सी चीजें ठीक रहेंगी, पढ़ाई कम कर दो। तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो नहीं हो सकती, चाहे वो पूरी मेमोरी लॉस हो जाए। अब धीरे धीरे परिस्थितियां ये बनी कि मैं चीजें पूरी तरीके से भूलने लगा। एक दिन इंस्टीट्यूट में वो रजिस्ट्रेशन होता है, तो कुछ फीस वगैरह का चल रहा, तो मुझसे पापा का नाम पूछा गया, वो भूल गए। और परिस्थिति ऐसी कि मुझे पापा का नाम भी याद नहीं आ पा रहा। मुझे आधार कार्ड देखना पड़ा कि मतलब नाम क्या है। उस दिन लगा कि नहीं, चीजें थोड़ी सी गलत जा रही हैं, और जब कुछ दिमाग में ही नहीं रहेगा तो पेपर में लिखेंगे क्या। और इस कारण मेरे अटेम्प्ट, जो एग्जाम की डेट आती गई, अटेम्प्ट छूटते गए, और मैं मेरा एक भी, सिर्फ जीवन में एक बार पेपर दे पाया, उसके बाद आज तक पूरे जीवन में पेपर नहीं दे पाया। और फिर उसके बाद भी निरंतर ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैंने जो शुरुआत में ख्वाब देखा था कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको तैयारी करनी है, परिस्थितियां ऐसी बनी, वो घर पारिवारिक वाला माहौल की, मेरा एग्जाम था और मुझे मेरा लक्ष्य था कि DU या JNU में मुझे वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन तो चूंकि यहाँ से चल रही थी, लेकिन PG और उसके आगे की तैयारी मुझे वहाँ से करनी है। अब मैंने उसके लिए, मेरी यहाँ से MCOM की तैयारी चल रही थी, मेरी डिग्री, मेरा 1 वर्ष हुआ था, मैंने यहाँ की पढ़ाई छोड़ दी कॉलेज की जी, कि सिविल सर्विस की तैयारी में वो बाधा बन रही है, और मैं चूंकि वहाँ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा एग्जाम था, और कुछ दिनों पहले ही, एग्जाम के चंद दिनों पहले ही मेरे चाचा जी की दुखद देहांत हो गया। फिर वापस मुझे छोड़ के, चूंकि अब ऐसे में परिवार के साथ आपको रुकना पड़ता है, तो मैं छोड़ के, और मेरा काफ़ी लगाव भी था परिवार से, चाचा जी से भी, तो मैं छोड़ के आ गया। और मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम छूटते गए। और फिर उसके बाद ना, फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं कभी ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा पाया, और उसके दौर के बाद ना कभी मैं मेरा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे पाया। क्योंकि पढ़ाई आज भी बंद नहीं करी, लेकिन अब तैयारी बंद कर दी है कि हाँ अभी सिविल सर्विस। अब आपका जो पूरी जो कहानी मैंने सुनी, तो अब ये सिविल सर्विस आपका निकल गया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, नहीं चल रहा है अभी। देखिए, वो ऐसा होता है कि आपने कभी ख्वाब देखा था, और अगर पूरा, जैसे वो कहते हैं ना, कहावत है कि अगर तुम समंदर के हकदार और तुम्हें किनारा भी ना मिले तो मलाल तो रहेगा। ठीक बात। तो मेरा वैसा ही है कि दिमाग में, जैसे अभी रात में एक दिन सो रहा था, परसों की बात है, रात भर सपने में मेरी वही सब चीजें चलती रही, मैं उसी दौर में हूँ, और एकदम से आप जाग जाते हो नींद से कि अनकॉन्शियस माइंड में वही चीज चल रही है ना आपके, इसलिए तो पढ़ते तो मैं रहता हूँ कि ताकि दिमाग एकदम वैसा ना हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो लेकिन अब ऐसा है कि अब तैयारी, थोड़ा सा एज ऐसी हो जाती है कि हाँ दिमाग में वापस वो याददाश्त वाली और वो चीज़ें परेशान करने लगती हैं, तो मैं थोड़ा सा उनसे बाहर आ गया कि कुछ समय
थोड़ा सा आराम दिया जाए। जी जी, ये थी योगेश जी की कहानी। और आप जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वो आपको मिले। प्रयास आप किस हद तक करते हैं ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रयास सफल हो। इसलिए कहते हैं कि सभी चीज़ों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। समाज के साथ रहकर आप काम करेंगे तो लगता है कि सफलता भी मिलेगी। पर योगेश जी ने जो ठाना था वो तो इन्हें हासिल नहीं किया है, लेकिन इसके साथ जो इनको अनुभव मिले हैं वो इनके जीवन में बहुत आगे तक काम आने वाले हैं। और वो अनुभव, मुझे लगता है कि वो अनुभव इतने काम आएंगे कि ये शायद उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे जिस मुकाम की इन्होंने कल्पना भी नहीं की है। हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप भले ही उसमें असफल हुए हैं, लेकिन आप अपने आगे के दौर में बहुत आगे जाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।